गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं में कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस का अध्ययन कर रहे हैं उनके ये वीडियो रहेगी। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी का 10th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और अच्छा आया होगा सबका। जैसे आपने अपनी मेहनत की होगी उसी मेहनत के अनुसार आपको अपना फल मिल गया होगा। अब कई बच्चों के दिमाग मन में प्रश्न उठेगा कि अब मैं साइंस सब्जेक्ट लूँ, आर्ट्स लूँ या कॉमर्स। ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना कि कितने उनके 91 बन गए, उनके 96 बन गए, मेरे 51 ही बने, तो ऐसा आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई विद्यार्थी मन ही मन ऐसे अपने आप को प्रश्न करता है या किसी को पूछता है, किसी के कहने से कुछ नहीं करना, आपको स्वयं का अपना डिसाइड करना। यदि आप साइंस में पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के 3 रास्ते, ठीक है। 10वीं क्लास है, 10th क्लास आपने पास कर ली है, इसके बाद आपके पास 3 रास्ते। यदि सब्जेक्ट आप साइंस सेलेक्ट करना चाहते हैं, विज्ञान वर्ग, ठीक है, विज्ञान वर्ग में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 रास्ते। साइंस विज्ञान सेलेक्ट करना चाहते हैं, विज्ञान वर्ग, तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है बायोलॉजी, 11th में आप क्या सेलेक्ट करें? बायोलॉजी। दूसरा आप मैथ्स, सर मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और इक्वेशन वगैरह में बढ़िया ढंग से सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप मैथ का भी चयन कर सकते हैं। और लास्ट एक सब्जेक्ट बची है वो है आपकी एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान, ठीक है। तो ये साइंस की 3 फील्ड है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के विद्यार्थी आप पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स गणित, और एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान, ये भी एक विज्ञान वर्ग के अंदर ही इंक्लूड की जाने वाली सब्जेक्ट है। तो यदि आप बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर साइंस हो, कोई भी बच्चा इस सब्जेक्ट को विज्ञान वर्ग से संबंधित यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो ये समस्त संकाय विज्ञान संकाय में ये सब्जेक्ट गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में संचालित है। तो आप अपना आकर के एडमिशन ले सकते। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए, यानी कि आप अपने स्वयं के आत्मविश्वास के बलबूते पर ही इसको चुनोगे। आपने किसी चुनौती को यदि स्वीकार कर लिया, किसी चुनौती को यदि आपने स्वीकार कर लिया, तो आप उस चुनौती को अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर सफलतापूर्वक उस रास्ते पर चल करके जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। तो जो भी स्टूडेंट आपके भाई अड़ोस पड़ोस में कोई भी विद्यार्थी यदि साइंस संकाय विज्ञान वर्ग में एडमिशन लेना चाहता है तो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट गायत्री विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित हो रहे हैं, तो आप बेझिझक आकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और विशेष करके इंडिविजुअल एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान
मात्र और मात्र सांचों का एक ऐसा संस्थान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान संचालित हो रही है। तो आप एग्रीकल्चर साइंस में वर्तमान समय में अच्छी फील्ड है, जिसमें आप 11th-12th एग्रीकल्चर साइंस ही करके उसके बाद आगे आप जाकर के बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं और बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद एमएससी इन एग्रीकल्चर। और एमएससी एग्रीकल्चर अलग अलग सब्जेक्ट होती है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को चूज करके आप अपने भविष्य का, आगे का अपना स्वयं का कैरियर बना सकते हैं। रही बात तो एग्रीकल्चर साइंस है, कम जगह पर संचालित होती है और इस सब्जेक्ट में आपके स्कोप भी बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल भीड़ भी कम है, यानी कि गैदरिंग ज़्यादा नहीं होने की वजह से आपके कम परसेंटेज होते हुए भी आप अपनी ऊंचाई को छू सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिसको भी एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित एडमिशन लेना चाहे, यहाँ पर कृषि विज्ञान संकाय में ये सब्जेक्ट संचालित है, तो आप अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं एंटोमोलॉजी। ये 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के विद्यार्थियों का टॉपिक है। एंटोमोलॉजी या इसको कहते हैं कीट विज्ञान। कीट विज्ञान का मतलब होता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। किस तरह में कीट विज्ञान का अध्ययन क्यों करना पड़ रहा है? तो अब किसान है अपने खेत में फसल बोता है, ठीक है, और उस फसल का क्या करता है? भंडारण करता है। तो ऐसे बहुत सारे कीट हैं जो खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और उसी के साथ साथ जब किसान अपना अनाज प्राप्त करता है, ठीक है, जैसे ही उसकी उपज इनको प्राप्त हो जाती है तो उनके दौरान किसान अपना अनाज का क्या करता है? भंडारण। तो उस अनाज के भंडारण में भी बहुत सारे कीट उस अनाज को संक्रमित करके काफी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो रबी की फसल, खरीफ की फसल, सब्जियों को और फलों को संक्रमित करके उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं? तो सबसे पहले कीट है क्या, ठीक है, कीट कौन से संघ के सदस्य हैं, इन कीटों के शरीर की क्या विशेषता होती है और बाहरी मॉर्फोलॉजिकली लक्षण अपना देखेंगे। यानी कि कोई एक कीट है, इंसेक्ट है, तो एक इंसेक्ट या कीट अपना एक जीवन चक्र पूरा किस प्रकार से करता है और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कीट की बाह्य आकारिकी की सर्जन, यानी कि बाहरी संरचना से देखने से वो कीट कैसा दिखता है, उसी मॉर्फोलॉजी के आधार पर ही अपन किसी भी कीट की पहचान करेंगे। बिना पहचान कर अपन उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। अब मान लो किसी किसान के बड़ी मात्रा में अनाज का भंडारण किया हो और उसमें बड़ी संख्या में कीट पड़ गई, तो अब उसकी कीट की यदि अपने पहचान नहीं कर पाएंगे तो सारे कीट अनाज को खाकर खोखला कर देगा और प्रोडक्टिविटी तो फिर उसकी जो रियायती दर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उन कीट की बाहरी मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम उसके लक्षण देखेंगे और फिर इसके सामान्य प्रबंधन का है वो नियंत्रण के उपाय संपादित करते हैं। तो आइए बच्चों, अपन बताएंगे कि कीटों की बाहरी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो कीटों की बाहरी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले सिस्टेमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो कीट जितने भी हैं, इंसेक्ट, कीट, संघ, ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य
माने जाते हैं। और जंतु जगत का ये सबसे बड़ा संघ कौन सा? ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का वर्ग इंसेक्टा। इंसेक्टा का मतलब है कीट। इंसेक्टा का मतलब क्या है? कीट। तो इन कीटों को संघ ऑर्थोपोडा वर्ग इंसेक्टा के अंतर्गत रखा गया है। और ऑर्थोपोडा जीव जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंसेक्ट, कीट और जितने भी जंतु आते हैं वो इस संघ के अंतर्गत ज्यादा संख्या में आते हैं। इसके कारण लोगों को ऐसा कहा। अब ऑर्थोपोडा जंतुओं के शरीर की क्या विशेषता होती है? ये विशेषता होती है कि इनका शरीर सिर, वक्ष, थोरैक्स और उदर इन 3 भागों में विभक्त होता है। ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर सिर, वक्ष, थोरैक्स और उदर 3 में विभक्त होता है। ये कैसे? ये कोई एक इंसेक्ट या कीट है, ठीक है। और दूसरी इनकी विशेषता होती है ऑर्थोपोडा संघ की कि इनके जंतुओं का जो शरीर है वो किसमें विभक्त होता है? खंडों में विभक्त होता है। किसमें विभक्त होता है? खंडों में। तो ये भाग है इसका सिर, ये पूरा इतना भाग है वो है इसका वक्ष, और लास्ट वाला भाग है उसका क्या कहलाता है? उदर। सिर, वक्ष और उदर भागों में क्या होता है? विभक्त होता है। दूसरी इनकी विशेषता क्या है कि ये जंतु है, इनके सिर पर एक जोड़ी का पाई जाती है सरंगिका। एक जोड़ी का मतलब 2 सरंगिका पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? सरंगिका या एंटीना। तो मधुमक्खी आपने देखी, मधुमक्खी ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य है, और उनको आप देखेंगे तो आपको ठीक इस प्रकार का सपना है दिखाई देती है। और दूसरी विशेषता इनकी क्या होती है कि इनकी जो टांगे होती हैं, यहाँ से इस प्रकार से जो इनकी टांगे निकलती है वो टांगे भी किसमें विभक्त होती हैं? खंडों में विभक्त होती है। एक खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया और ये तीसरा। तो इस प्रकार से इसमें इनकी टांगे हैं वो खंडों में विभक्त होती है। तो ऐसी ऐसी टांगे इनके इस वक्ष वाले भाग पर 3 जोड़ी पाई जाती, मतलब 6 टांगे पाई जाती। जो इसका धड़ है 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। और इसके अलावा ये जो टांगे होती है, इनकी टांगे इसको गमन में सहायता प्रदान करती है। तो टांगों का कार्य क्या है? वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, ये टांगे गमन में सहायता प्रदान करती है, चलने में सहायता प्रदान करती है। दूसरी इनके सिर पर पाई जाती है सरंगिका, ठीक है, एंटीना। और एंटीना या सरंगिका ये स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की संवेदना, उद्दीपन ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना है? संवेदना। किसी भी प्रकार की स्वाद की हो, स्पर्श की हो, मान लो उस कीट को अपन ने भी स्पर्श किया या किसी अन्य जंतु ने स्पर्श किया, तो उनके प्रति ये संवेदना क्या करती है? ग्रहण करती है। तो ये स्पर्शग्राही और स्वादग्राही होती है। यानी किसी ने स्पर्श किया तब भी उस कीट को पता चलता है कि मैंने किसी ने स्पर्श किया। दूसरा, स्वाद कैसा, भोजन जो ग्रहण कर रहा है उसका स्वाद कैसा, तो उनका भी पता करवाने का काम उनके पास होता है। तो ये स्पर्शग्राही और स्वादग्राही सरंगिका है वो पाई जाती है, एक जोड़ी सिर के ऊपर पाई जाती है, और ये कार्य संवेदनाओं को, उद्दीपनों को ग्रहण करने का होता है। ठीक बात है। दूसरा जो ये सिर है, इसके नीचे इसका मुख पाया जाता है, ठीक है, मुख। और मुख के अंदर पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के मुखा। मुख के अंदर
पाई जाने वाली संरचना को मुखांग कहते हैं। और ये मुखांग के द्वारा भोजन को कुतरना, फाड़ना, चीरना, चबाना जैसे कार्य संपादित होते हैं। टीडी आपने देखी होगी, इस बार बहुत सारे में यहाँ तो टीडी आपके ऑर्थोपोडा संघ की सदस्य है, उसमें भी मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो लेबियम, मैंडिबल्स जैसे मुखांग एवं देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये जो इसका वक्स्माला भाग है, इन वक्स्माले भाग पर है, इसमें दो जोड़ी है क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, दो जोड़ी पंख इस प्रकार से ये एक इस प्रकार से चार, टोटल 4 जोड़ी का मतलब पैर, तो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं इसके वक्ष वाले भाग पर। और इन पंखों का काम क्या है, ये इसको उड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण थे कीटों, सभी कीट जो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। सिर, शरीर, सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में विभक्त होगा। दूसरा, इनका शरीर बहुखंडीय होता है, बहुत सारे खंड देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तविक 20 खंड कितने होते हैं, 20 खंड होते हैं, जिसमें पहले 6 खंड 1 2 3 4 5 और 6, जो पहले 6 खंड होते हैं वो तो बनाते हैं हेड, हेड का मतलब सिर, और बाकी शेष बचे 11 खंड हैं वो मिलकर के बनाते हैं उदर वाले भाग। तो वास्तविक 20 खंड होते हैं, 6 खंड हेड या सिर का निर्माण करते हैं, और शेष बचे 11 खंड हैं वो उदर को निर्मित करने का कार्य संपादित करते हैं। अगली बात, कीटों से संबंधित ही कर रहे हैं, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी यहाँ लिख दिया मैंने कि इनके सिर पर एक जोड़ी सरंगिकाएं पाई जाती, कार्य बता दिया, संवेदनाओं को ग्रहण। उसी के अलावा ये जो सिर है, इस सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाई जाती है, कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र पाई जाती है, एक जोड़ी मतलब संख्या में 2, और ये इसको देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक बात है, तो ये सरंगिका होगी, आंख होगी, और दूसरे होते हैं मुखांग। अभी मैंने बताया था आपको कि मुख के अंदर इसमें क्या पाए जाते हैं, मुखांग, और ये मुखांग भोजन को कुतरना, चबाना, ग्रहण करना, पीसना जैसे कार्य को संपादित करते हैं। और ये अलग-अलग जंतुओं में अलग-अलग प्रकार के मुखांग देखने को मिलते हैं। जैसे हम टीडी की बात करें तो टीडी में लेब्रम है, लेबियम है, ठीक है, इसके अलावा मैंडिबल्स जैसे हैं वो मुखांग देखने को मिलते हैं। दूसरा इसका भाग था शरीर का वो वक्ष में 3 जोड़ी टांगे, अभी डायग्राम में मैंने आपको बता दिया था, 2 जोड़ी पंख, टांगे गमन, लोकोमोशन, चलने में सहायता प्रदान करते हैं, और 2 जोड़ी पंख होते हैं, ये पंख इसको उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी थोड़े बहुत की दूरी इसको सेलेक्ट करनी है तो ये सफलतापूर्वक उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इनका शरीर बाएं कंकाल है जो सबसे बाहर होता है, वो काइटिन से मिलकर के बना, यानी कि बाएं कंकाल के ऊपर बाहरी जो शरीर है काइटिन का बना होता है, और ये कीट या इंसेक्ट अधिकांश आपके कैसे हैं, एक लिंगी का मतलब क्या हुआ, एक होते हैं प्राणी एक लिंगी, दूसरे होते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब हुआ कि प्राणी जिसमें आपका नर और मादा दोनों अलग अलग, नर और मादा दोनों अलग अलग, प्राणी कैसा है, कीट कैसा है, एक लिंगी। दूसरा होता है द्विलिंगी, और द्विलिंगी का मतलब क्या हुआ कि नर और मादा, नर एवं मादा जनन अणु एक ही प्राणी में उपस्थित है तो वो प्राणी हो जाएगा आपका द्विलिंगी, और इसके लिए सिंबल अपन ऐसा चेंज करते हैं। तो ये हो गया एक लिंगी। दूसरी बात है अंडज, ठीक है, अंडज, एक होते हैं प्राणी अंडज और दूसरे होते हैं
जरायु। जरायु का मतलब होता है जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, वो आ जाएंगे जरायु। अंडयुज का मतलब क्या हुआ कि ये पहले अंडे देंगे और अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क बनेगा, तो वो है आपके कौन से अंडज प्राणी। तो कीट जितने भी हैं अंडज हैं, सबसे पहले अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क अवस्था बनती है, इसलिए इसको कहते हैं अंडयुज या अंडज। दूसरे प्राणी होते हैं जरायु, और जरायु जंतु होते हैं वो सीधे ही बच्चे या शिशु को जन्म देने का काम करते हैं। यहाँ तक ठीक बात। अगली उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए जिस प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र वक्रक या किडनी कार्यरत होती है, उसी प्रकार से इसमें पाई जाती है मेलपीजियन नलिका। और मेलपीजियन नलिकाएं इनके शरीर में उत्सर्जित अंग के रूप में कार्य करती हैं और उत्सर्जन की क्रियाविधि को संपादित करती है। ओके, अब अपन बात करते हैं कीटों के जीवन चक्र कि कीट अपना लाइफ साइकिल, अपना पूरा जीवन चक्र है वो किस प्रकार से पूरा करते हैं। तो इनके जीवन चक्र की ये 4 अवस्था है, ये आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि कीट या ऑर्थोपोडा संघ के जंतु कैसे अंडयुज, अंडयुज का मतलब है अंडे देने वाले प्राणी। तो सबसे पहले ये अंडा देगा, अंडा धीरे धीरे लार्वा में परिवर्तित होगा, लार्वा प्यूपा में बदलेगा और प्यूपा से धीरे धीरे क्या बनेगा, वयस्क बनेगा। तो इस प्रकार से सिंपल शब्दों में मैं यदि कहना चाहूँ कि अंडे से वयस्क बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, अंडे से वयस्क बनने की पूरी प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण या मेटामॉर्फोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक बात, ओके। अंडे से वयस्क बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को कायांतरण या मेटामॉर्फोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और ये इसकी एक भ्रूणीय अवस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका कीटों। अब इन कीटों में ये कायांतरण या मेटामॉर्फोजेनेसिस की जो क्रिया है ये दो प्रकार से संपादित होती है। एक पूर्ण कायांतरण, दूसरा अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण का मतलब क्या हुआ कि एक प्रौढ़ कीट मतलब जन्म करने में सक्षम प्राणी वो सबसे पहले जनन बैंकों की क्रिया के माध्यम से अंडे को निर्मित करे, यानी कि अंडे को जन्म देगा, अंडा देगा। अंडा धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होगा, लार्वा, लार्वा किसमें परिवर्तित होगा, कोश या प्यूपा में, और ये इस प्यूपा से फिर क्या बनेगा, वयस्क बनेगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था, ये जो अवस्था है ये आपका पूर्ण कायांतरण। कौन सा है, पूर्ण, तो इसको कहते हैं पूर्ण कायांतरण। दूसरा है अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण में वही वयस्क है, अंडा देगा, अंडे से सीधा अभ्रक बनेगा, लार्वा अवस्था इसमें नहीं होगी, अभ्रक और अभ्रक से सीधा आपका क्या बनता है, वयस्क बनता है। तो इसको कहते हैं अपूर्ण प्रकार का कायांतरण। और ये जो कायांतरण या मेटामॉर्फोजेनेसिस है ये आपके कब संपादित होती है भाई, ये अवस्थाएं हैं वो भ्रूण विकास के बाद। अधिकांश कीटों में कायांतरण भ्रूण के विकास के बाद होता है, यानी इसको कहते हैं मेटामॉर्फोजेनेसिस या कायांतरण। ठीक है, और इसी कायांतरण की क्रिया के माध्यम से नए कीट को जन्म दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये थी अपनी एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान, जिसमें मैंने आज के लेक्चर में, आज के वीडियोज़ में सिंपल आपको कीटों के बारे में
बाहरी संरचनाओं के बारे में बताया। आज इतना ही। कल की वीडियोज़ में अपन अलग अलग कौन कौन से कीट हैं, इंसेक्ट हैं जो फसल को और फसल या अनाज के भंडारण में नुकसान पहुंचाने का कार्य संपादित करते हैं, क्या उसका जीवन चक्र है, किस प्रकार की इसकी प्रकृति है, क्या उसके लक्षण हैं, कौन से पौधे वस्तु के रूप में ये काम में लेता है और किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूर्ण रूप से संपादित करता है। और यदि हमें उसका कृषि के क्षेत्र में प्रबंधन करना है तो जैविक प्रबंधन कैसे करेंगे और रासायनिक प्रबंधन कैसे करेंगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।